यस, तो इस हाइपरबोले की तकरीबन आखिरी पार्ट पर है हम लोग। तो एक जो चीज़ मैंने आपको कहा था कि हम थोड़ा अच्छे से एलेबोरेट करेंगे इसको, तो उसी चीज़ के बारे में आप थोड़ा देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको थोड़ा देख लेते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर पहले भी देखा हुआ था, पहले देखा हुआ था, मगर इसका एक स्पेशल पार्ट भी आता है, देखते जाइए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इतना तो आपको पता ही है कि जब इसका एसिम्पटोट जो होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं, और अगर स्टैंडर्ड केस देखा जाए तो उसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना। मतलब सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस इक्वल टू ट्रांसवर्स एक्सिस, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस उसके बराबर हो जाए, मतलब ए इक्वल टू बी हो जाए। मगर इसमें भी एक स्पेशल केस और लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसको हम आगे डीप में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इसको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक स्पेशल केस होता क्या है ना, जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये आपका है ना, यहाँ पे इसकी एसिम्पटोट्स में वो y इक्वल टू एक्स हो जाएगी, ये ऐसे जाता है थोड़ा थोड़ा ऐसा, ऐसा कुछ ये ऐसे जाता है, इधर y, ये y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू माइनस एक्स, ये ऐसे कुछ जाता है, इधर भी ये कुछ ऐसे जाता है ना। तो इसके साथ हम क्या करते हैं ना, इसको 45 डिग्री से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, है ना, उस केस में सेंटर, भाई जाहिर सी बात है रोटेट कर रहे, शिफ्टिंग तो कर नहीं रहे, तो सेंटर तो वही रहेंगे। तो लिख लेते हैं व्हेन, वो हमारे एक स्पेशल केसेस के अंडर पड़ेंगे, व्हेन द सेंटर of rectangular hyperbola RHB is origin and asymptotes are coordinate axis, then equation of RHB rectangular hyperbola is, उस केस में ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर कहता है। तो पहले तो यही देख लेते हैं कि भाई ऐसा होता है या नहीं होता है, तो चलिए देखते हैं। सपोज ये है, ठीक है, ये आपका मैं बोल रहा हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो इसके एसिम्पटोट्स क्या होंगे, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू, बिल्कुल बीच में से जाएंगे, तो मैं बीच में से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये यस बीच में से आ रहा है इधर, ये भी कुछ ऐसा, ये है ना, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और हो भी रहा है इस केस में, ये आपका ओरिजिन है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बेटा कुछ ऐसे बनेगा, ये ऐसा और इधर ऐसा, इधर भी आपका इधर ये ऐसा, ये इधर बेटा ये इधर कुछ है। ज़्यादा मैं नेमिंग नहीं करूंगा क्योंकि हम इसको तो बना भी नहीं रहे हैं, हमको तो कुछ और चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें रिवॉल्यूशन कर रहा हूँ, मतलब रोटेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। रोटेशन क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं कर्व को रोटेट कर रहा हूँ, एक्सेस मेरी जो है वो स्टेशनरी है। कर्व को रोटेट करके मैं कैसे कर रहा हूँ, कर्व को रोटेट करके मैं 45 डिग्री से ऊपर की तरफ कर दो, जैसे ही 45 डिग्री का होगा, ये अभी जो मेरे पास लाइन y इक्वल टू एक्स है, ये एक्स एक्सिस पर आ जाएगी, सॉरी y एक्सिस पर आ जाएगी, और ये जो लाइन मेरे पास y माइनस एक्स है, ये मेरी x एक्सिस पे आएगी। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन ले रहा हूँ 45 डिग्री का, थीटा इक्वल टू 45 से, है ना। तो मैं कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज वाइज रोटेशन विथ थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो पहले तो मैं देख लेता हूँ आएगा क्या, डायग्राम कैसा होगा ये मैं पहले देख लेता हूँ, क्या होगी उसकी इक्वेशन, दे तो ये रखी है, क्या यही होगी क्या, ये बाद में देख लेंगे, है ना। ये तो वो कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ना, आपको पता होगा, उससे आ ही जाएगा, तो वो तो बाद में देखेंगे ही। ये कुछ आई एम सॉरी, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो आएगी नहीं। तो हमारा जो एंगल बनेगा, देखिए ये है ऐसा, ये इधर इसको टच कर रहा है, इसको जैसे ही थीटा से रोटेशन होगा,
ये मेरे y इक्वल टू एक्स तो x एक्सिस पर आ जाएगी, तो y और y इक्वल टू माइनस एक्स ये मेरी y एक्सिस पे आ जाएगी। तो यही डायग्राम मेरा कुछ ऐसा बनेगा, है ना। देखिए आप एसिम्पटोट क्या इसकी प्रिंसिपल एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस इसकी एसिम्पटोट बन चुकी है क्या? यही है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यस, अब ये एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर है क्या, तो रोटेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। हम जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ कर्व, कर्व की बात कर रहा हूँ, बाय थीटा। तो हमारे पास क्या टेबल आती है, नाना करके भी सैकड़ों बार लिख चुके हैं, तो अब तो भैया याद हो ही जाना चाहिए। ये ओल्ड लिया जाता है, ये न्यू। याद रखने का तरीका, पुरानी जनरेशन जो होती है वो पहले ही आई है, जाहिर सी बात है, नई नई जनरेशन से पुरानी जनरेशन पहले ही आती होती है। ये एक्स है, क्योंकि ये देखिए, ये अगर याद नहीं रहा ना, उल्टा सीधा कर दिया ना, कोई मतलब नहीं है। ये अगर उल्टा सीधा हो गया ना, तो एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज रोटेशन आ जाएगा, करके देख लेना, है ना। तो सबसे ज्यादा तो इसको जमाना है। और ये वाई, कैपिटल वाई, ये स्मॉल एक्स, ये स्मॉल वाई। दूसरा होता है ये सबको पता है, यहाँ कॉस थीटा होता है, यहाँ कॉस थीटा होता है, इनमें माइनस कभी नहीं आता, साइन थीटा। जब कर्व का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो माइनस यहाँ आएगा, क्योंकि ये आपका एक्सिस का क्लॉकवाइज रोटेशन हो चुका है। तो भाई अब मैंने थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 लिया, वो तो रख लेंगे, तो मेरे को रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। ये जो इक्वेशन है, ये मेरे पास इक्वेशन क्या है, ये मेरे पास है जो कर्व है वो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही तो है, ये मेरा ए कॉमा जीरो है, इधर ये माइनस ए कॉमा जीरो है। तो इसी में ही तो रोटेशन करना पड़ेगा, इसका रोटेशन कर रहे हैं। तो भैया मेरे को अगर रिप्लेस करना है तो मेरे को स्मॉल एक्स इसी को ही तो जो है वो सब्सटीट्यूट किया जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स कॉस थीटा प्लस वाई कैपिटल वाई, मतलब जो नए कोऑर्डिनेट है साइन थीटा, ये एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा स्मॉल वाई। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वाई, ये वाई कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है इसलिए पहले लिखना है, कॉस थीटा माइनस एक्स कैपिटल एक्स साइन थीटा। अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 आप रख दीजिए। तो जैसे ही आप रखेंगे तो कैपिटल एक्स आपका देखिए, सॉरी स्मॉल एक्स आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन रूट टू। सिमिलरली स्मॉल वाई कितना आ जाएगा, कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स अपॉन रूट टू। और जिसमें जिसका रिजोल्यूशन करना है उसमें पुट कर दीजिए, मतलब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही मैं एक्स की जगह ये रखूंगा और वाई की जगह ये रखूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स प्लस कैपिटल वाई अपॉन रूट टू, इसका स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स अपॉन रूट टू, इसका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए रूट टू है, इसका भी रूट टू है, ये तो हट के इधर टू ए हो जाएगा यहाँ पे जाके। और यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ देखिए क्या बचेगा, ये कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर प्लस टू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई माइनस कैपिटल एक्स का स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू टू ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या है मेरे पास, फोर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इक्वल टू टू ए स्क्वायर। और क्या ये वही है क्या, इसको अगर लिखेंगे तो ये वही तो है, ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर अपॉन टू आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या है, ये मेरे पास कर्व की स्पेस बचानी है तो यहाँ बना स्पेस बना के, तो ये मेरे पास कर्व की इक्वेशन क्या है, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू, इसी को ही सी स्क्वायर बोल दिया जाता है ना, टर्म में जमाने के लिए जस्ट। तो मेरे पास जब ये नए इक्वेशन आएंगे, ये नई इक्वेशन आएगी, तो ये नई इक्वेशन देखिए यही है। अब यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए सर, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये नए कोऑर्डिनेट है। अब आपके सब कुछ चेंज हो चुका है ना, नए कोऑर्डिनेट है, तो फिर इसी को ही कैसे लिख दिया जाएगा आगे, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ये नए कोऑर्डिनेट है तो नया नई नई एक्सिस ये आ चुकी है आपके पास, ये नए कार्टेशियंस हैं आपके पूरे। तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया। ये तो हुआ आपके पास केवल अभी तक जो हमने चीज देखी है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो इसका स्पेशल केस है उसकी इक्वेशन क्या होती है और कैसे आती है ना। ये तो ये हो गया। अब सारी की सारी चीजें एक्चुअली इस पर भी डिफाइंड है, सारी चीजें इसके ऊपर भी डिफाइंड है ना। तो पहला जो आता है नोट करके लिखते चलते हैं, है ना। पहली तो यही है भाई, इक्वेशन
of rectangular hyperbola having coordinate axis as its asymptotes क्या होती है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। सी यहाँ पर कोई कांस्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है ना। उसके हिसाब से अलग उसके जो कर्व होगा वो थोड़ा सा श्रिंक और थोड़ा सा स्पैंड हो जाएगा, उसके हिसाब से आगे आएगा, है ना। अच्छा, इसमें भी शिफ्टिंग लग सकती है, रोटेशन। इसमें जैसे सपोज इफ, अच्छा इसके सेंटर भी ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन है इसका सेंटर भी। इफ आर एच बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर शिफ्टेड, मैं रोटेशन नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, शिफ्टेड टू पी एच कॉमा के, मतलब उसका सेंटर जो है वो एच कॉमा के पे शिफ्ट कर दिया। देखने में क्या होगा, कुछ कुछ सपोज ये है आपका एक्चुअल कर्व, ये यहाँ, ये कुछ ऐसा, ये ठीक है ना, ये ऐसा, और इसे शिफ्ट कर दिया आपने कहीं किसी और पॉइंट पे, ये यहाँ शिफ्ट कर दिया। सपोज ये है आपका पी एच कोमा के, तो ये कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस केस की, ये जो अभी आपके पास में ये जो केस आया है ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये ब्लैक वाला, ये इस केस में अब जो इसकी जो कन्वर्टेड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, उसको हम निकालना। तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, शिफ्टिंग तो सेम ही लगेगी, कर्व तो हाइपरबोला ही है ना, 2D कर्व ही तो है ना, क्या फर्क पड़ेगा। देन इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल एक्स माइनस एच से, एंड स्मॉल वाई को किससे रिप्लेस कर देंगे, वाई माइनस के से। तो क्या हो जाएगी मेरी इक्वेशन, एक्स माइनस एच वाई माइनस के इक्वल टू सी स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए एक्स वाई का कोफिशिएंट आएगा, एक्स का भी कोफिशिएंट आएगा, वाई का भी कोफिशिएंट आएगा, ठीक है ना। और कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज रहेगी। उसको अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो यही इक्वेशन आपकी कुछ कुछ ऐसी भी लिखेगी, देखने में ये हो जाएगा आपका एक्स वाई से आएगा माइनस के एक्स माइनस एच वाई प्लस एच के माइनस सी स्क्वायर। इसको कंप्लीटली एक अलग कांस्टेंट दिया जा सकता है, तो फॉर्म क्या रहेगी आपकी, एक्स वाई माइनस के एक्स माइनस एच वाई प्लस सी। ये है आपका शिफ्टेड आर एच बी, ठीक है ना। एक्चुअली ओरिजिन पर जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो तो ये होगा, और ये शिफ्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, इसको याद रख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है, इससे भी हो जाएगा, है ना। बस वो बताना पड़ता है कई बार को इस फॉर्म में लिखा हुआ दिख जाए तो कई बच्चों को ये न लगे कि ये कौन सा कर्व होता है ना, तो इसलिए बताना पड़ता है। अदरवाइज याद रखने के लिए तो वही है, उसको याद रखने की आपको जरूरत भी नहीं है, वो मतलब इतना मेहनत भी नहीं करनी उसको, तो याद रखने में सिंपल है वो। चलिए, यस नेक्स्ट, यस नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, वो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज, नेक्स्ट नोट सेट सॉरी। अगला है इसका, और यही यहाँ से ही इसके बहुत सारे रिजल्ट जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है मतलब किसी एक नए वेरिएबल को लेकर के एक्स को अलग और वाई को अलग से रिप्रेजेंट कर देना, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसका एक तीसरा वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कराया गया हो। अब ये कई तरीके से हो सकता है ऐसा, मगर क्योंकि ये ऑलरेडी जनरेट किया जा चुका है, किसी मैथमेटिशियंस ने इसको इस तरीके से किया और वही अभी जनरलाइज है, तो ये आपका इसको इक्वेशन की जाती है एक्स इज इक्वल टू सी टी, है ना, और y इज इक्वल टू सी अपॉन टी। मल्टीप्लाइड करके देख लीजिए, आपका यही आ जाएगा, वेयर फॉर एवरी t इज नॉट इक्वल टू जीरो, टी जीरो नहीं हो सकता आपका, ठीक है। यही है आपकी आर एच बी, इसी को ही बोला जाता है, यही है आपका। अगला देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं,
है ना, जो IIT JEE में जो क्वेश्चन होगा वो यहीं से ही आता है भाई। इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी भी बकायदा टेंजेंट्स और नॉर्मल्स जो होते हैं वो सारे एक्चुअली स्टैंड करते हैं और उनको देखना है अब हमको। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ properties of RHB रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कौन सा? xy इक्वल टू सी स्क्वायर वाला। क्या इसकी प्रॉपर्टीज है देख लेते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग, ये सारी चीजें ना आपको याद रखनी है। देखिए जॉइनिंग P T1 एंड Q T2। अब ये तो आपको पता होगा PT1 T2 जो है इसका कहने का मतलब है, PT1 का इसका कहने का मतलब है CT1 C अपॉन T1 स्क्वायर। वही हाइप जैसा पैराबोला में देखा था वही चीज़ है सब, है ना। तो इसे और पैरामेट्रिक कोफिशिएंट को तो हमेशा जो लीडिंग वेरिएबल होता है उसी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ए थीटा बोला जाता था पैराबोला और इलिप्स, हाइपरबोला और इलिप्स के केस में। तो वो इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन आपकी होती है, वो इक्वेशन आपकी होती है x प्लस T1 T2 y इक्वल टू C T1 प्लस T2। अब कैसे आया ये तो कोई भी ऐसा डाउटफुल क्वेश्चन नहीं होगा आपकी नजरों में। आपको पता है टू पॉइंट फॉर्म से आया है, लाइक y माइनस y1। किसी को भी ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, किसी को भी ले लो। मैं इसको ले लेता हूँ। C अपॉन T1 इक्वल टू m। m क्या हो जाएगा? C अपॉन T1 माइनस C अपॉन T2 अपॉन C T1 माइनस C T2, और ये x माइनस C T1 इससे आया। ठीक है, आगे C से C गया पूरी तरीके से, और ये मेरे पास इसका जो देखिए ये T2 माइनस T1 इधर जाएगा तो माइनस कॉमन लेके इसका जो स्लोप बचेगा T1 T2, ये याद रखने की जरूरत है। और कुछ याद रखें या ना रखें, केवल इसको भी याद रख लिया ना तो भी अच्छा, और ये बार बार रिजल्ट काम में भी आएगा। क्या है रिजल्ट? T1 और T2 को मिलाने वाली कॉर्ड का जो स्लोप होता है माइनस T1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1 T2 होता है ना। ये काम आएगा आगे, बहुत काम आएगा। और ये x माइनस सी T1, इसको सॉल्व कर लोगे यही आ जाता है। इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे तो यही आ जाता है ना। तो y इक्वल टू सी अपॉन T1, ये अंदर जाएगा तो माइनस एक्स T1 T2, और ये इधर हो जाएगा फिर प्लस c अपॉन आई गेस T2। यस ठीक है। अब देखिए इसको इधर लेकर के आ रहे हैं तो ये y प्लस एक्स अपॉन T1 T2। आप ये जरूर याद रखिएगा कि इसका स्लोप होता है, मैं अलग से लिख देंगे अभी आगे जाके भी। और ये हो जाएगा C बाहर T2 प्लस T1 अपॉन T1, और ये T2, ये एलसीएम जैसे ही आएगा ये T1 T2 कैंसिल, और ये वही आ गया देखिए T1 T2 y इक्वल टू C T1 प्लस T2। ठीक है, ये जो याद रखने वाली मेन बात है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। अगली प्रॉपर्टी में स्लोप ऑफ कॉर्ड joining P T1 and Q माइनस 1 अपॉन T1 T2, ये होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका ये आगे काम आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं इक्वेशन। यस इक्वेशन, अगली प्रॉपर्टी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब तो रट गया होगा सबको। एट P C T कॉमा C अपॉन T टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब तो रट गया होगा क्या होता है वैसे, कैसे दिया जाता है। 5 नॉमिनेशन में से एक ही काम आएगा यहाँ तो,
एक्स वाई है और तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इक्वल टू सी स्क्वायर। और जैसे यहाँ पर वैल्यूज आप रखेंगे एक्स वन वाई वन की जगह ये सब रखेंगे, अपॉन टू भी आता है यस, तो ये टू है ना, तो ये आपका रिजल्ट जो होगा वो आएगा एक्स सी अपॉन टी प्लस वाई सी टी इक्वल टू सी स्क्वायर, ये आ जाता है। और यस और तो आई थिंक कोई प्लस टू सी स्क्वायर, हाँ ठीक है, एक सी से सी कैंसिल हो रहा है ये, और देख सकते हैं एक्स अपॉन टी प्लस वाई टी माइनस टू सी इक्वल टू जीरो, ये है ठीक है ना। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपके गिवन ही है ना। इसी को ही अगर अपन पॉइंट फॉर्म में लिखते तो पॉइंट फॉर्म अगर देखते इसी की पॉइंट फॉर्म इसकी क्या हो जाती, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी एक्स वन वाई वन टू एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर क्या हो जाएगी। देखिए होती तो ये डायरेक्ट दिखाते हैं एक्स अपॉन एक्स वन प्लस वाई अपॉन वाई वन इक्वल टू टू, ये होती है होने को। तो अब ये कैसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई, प्रूफ देख लेते हैं इसका, दो लाइन का प्रूफ है, वही सिंपल सा मैनिपुलेशन, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू और ये सी स्क्वायर, तो ये टू सी स्क्वायर हो गया। अब हम जानते हैं क्योंकि एक्स वन वाई वन हमारा पैराबोला पे लाई करता है, तो लिखता हूँ पी एक्स वन वाई वन लाइज ऑन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, तो इसका मतलब तो ये चीज सही होनी चाहिए, एक्स वन वाई वन इक्वल टू सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर की जगह बस ये यहाँ यही रख दिया जाता है, टू सी स्क्वायर होगा, आई एम सॉरी, अपॉन में टू आएगा तो इधर चला जाएगा, तो ये एक्स सी स्क्वायर की जगह जस्ट यही रख दिया जाता है। तो जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं ना, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इक्वल टू एक्स वन वाई वन, और इससे डिवाइड कर दिया जाता है नीचे, तो ये जो लिखा है ना मैंने ब्रैकेट में वही आ जाता है, इक्वल टू टू। ठीक है, अगेन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन है, कोई सी प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। यस वो द नेक्स्ट रिजल्ट सेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। अभी तक कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं, मैंने बोला एक कॉर्ड सिर्फ आपको याद रखनी है, टेंजेंट की इक्वेशन आप बना सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है, ना तो पॉइंट फॉर्म में ना पैरामेट्रिक फॉर्म में, मगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, और मैं एज पॉसिबल इजीएस्ट मेथड से बता रहा हूँ आपको कि याद रखने का तरीका क्या है उसका, तो देखते जाइए। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट P T1 and Q T2 to rectangular hyperbola एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपके पास ये कोई कर्व होगा, इसके दो पॉइंट पी टी वन और टी टू, इस पर अगर आपके पास कोई टेंजेंट है तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आर अगर उसको नाम दिया जाता है तो उसको उसकी क्या होता है, उसको कैसे लिखा जाएगा, ये सिंपल देखिए, टू सी टी वन टी टू, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू, टी वन प्लस टी टू कॉमा टू सी टी वन प्लस टी टू। अब कोई बहुत टफ नहीं है इसको याद रखना, डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन है, बाकी थोड़ा सा ही बचता है याद रखने का, अपने अपने हिसाब से जो मैथ ठीक लगे, पर याद रखना पड़ेगा आपको अगर टाइम बचाना है आपको। कैसे आता है बकवास बात है, वो सबको पता है, तो टेंजेंट लेकर के इंटरसेक्शन पॉइंट का रख करके आता है, बहुत ईजी सा डेरिवेशन है, कर लीजिएगा अगर किसी को करना हो तो, है ना, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है उसकी। अगला है आपके पास यस नॉर्मल, नॉर्मल्स टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वल टू सी स्क्वायर।
पहला लिखते हैं भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू नॉर्मल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सी स्क्वायर एट पॉइंट पी टी, टी पॉइंट पर, मतलब वही पैरामेट्रिक फॉर्म सी टी अप कॉमा सी अपॉन टी। इस पर क्या हो जाता है, ये गिवन होती है आपकी y माइनस सी अपॉन टी इक्वल टू टी स्क्वायर एक्स माइनस सी टी, ये दिए होती है। अब कैसे आया, पैरामेट्रिक फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे आती है, पहले स्लोप निकाला जाता है, स्लोप निकालने के बाद फिर उसका रेसिप्रोकल लेकर के नॉर्मल का स्लोप निकाला जाता है, बाकी तो फिर वही है सारा, देख लीजिए आप, y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, ये सब वही है ना। हाँ यहाँ पे एक चीज जरूर है, अच्छा एक मैं ऊपर एक चीज लिखाना भूल गया आपको प्रॉपर्टी में ही, चलिए यहाँ थोड़ा स्पेस है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी में एक चीज और लिख लीजिएगा, स्लोप ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है टेंजेंट की इक्वेशन में, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी टी, है ना। अगर आपको पता हो तो, जैसे अभी इक्वेशन आई थी थोड़ी देर पहले, जो इक्वेशन आई थी वो आई थी एक्स अपॉन टी, मतलब ये इक्वेशन आई थी आपके पास एक्स अपॉन टी प्लस टी वाई प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, ये आई थी। तो यहाँ से अगर हम देखें कि किसी पॉइंट टी पर टेंजेंट का स्लोप जो आएगा वो कितना आएगा, इज माइनस वन अपॉन टी, ओहो टी स्क्वायर, ये होता है माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। तो देखिए नॉर्मल का स्लोप टी स्क्वायर आ गया है, बाकी तो वही पॉइंट फॉर्म, कुछ ऐसा है नहीं, यस, है ना। मतलब आप तो टेंजेंट का स्लोप और अभी तक सिर्फ ये कॉर्ड का स्लोप और ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट, केवल तीन चीजें याद रखने के लिए आपका है, आपको जरूरी है ना। और टेंजेंट का ही स्लोप याद रखो, नॉर्मल का स्लोप तो क्या याद रखने की जरूरत है, उसी से ही आ जाता है ना। और ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो ये दो ही चीजें अभी तक, है ना, और कोई तीसरी चीज अभी तक बोली नहीं। यस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी एक्स वन वाई वन टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। कैसे आता है भैया, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि x यहाँ पर क्या लिया जाता है, सी अपॉन टी, y क्या लिया जाता था, सॉरी x आपका लिया जाता था सी टी और y लिया जाता था सी अपॉन टी, सी टी और y लिया जाता था सी अपॉन टी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो नॉर्मल का जो स्लोप आया था वो आया था आपके पास टी स्क्वायर, टी स्क्वायर आपके पास स्लोप आया था। तो टी स्क्वायर स्लोप आप कैसे भी कर लीजिए, या तो यहाँ से रख दीजिए स्लोप अगर रखना चाहें, अगर पॉइंट फॉर्म में रखना चाहेंगे तो स्लोप आप यहाँ से रखेंगे तो x1 y1 पर देखेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, तो दोनों तरीके से स्लोप, x1 का स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये भी स्लोप ही है, और यहाँ से अगर अगर t1 का स्क्वायर देखेंगे तो ये भी स्लोप हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन y1 का स्क्वायर ये भी स्लोप है। तो इससे तो स्लोप आ जाएगा, फिर बाकी सारा वही है, कैसे भी करके निकालिएगा, फाइनली आप पहुंचेंगे रिजल्ट पर प्रॉपरली, है ना। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूँ इसकी, इक्वेशन को जो है थोड़ा सिंपल करके लिखा जाएगा यहाँ पे भी। तो इक्वेशन यहाँ पे क्या आएगी उस फॉर्म में, देखिए एक्स एक्स वन माइनस वाई वाई वन इक्वल टू एक्स वन का स्क्वायर माइनस वाई वन का स्क्वायर, ये किस पॉइंट पर नॉर्मल है, एक्स वन वाई वन पे। ये इस फॉर्म में ऐसी इसलिए है क्योंकि एक्स वन वाई वन आपके हाइपर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसको भी सेटिस्फाइड करेगा, तो उससे भी एक सब्स्टिट्यूशन हुआ होगा यहाँ पे, उस फॉर्म में आई है ना। अदरवाइज इसको नहीं भी याद रखते हैं तो अगर इधर से भी याद रख लेते हैं, बाद में एक्स वन वाई वन रिप्लेस कर देंगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक केवल आपके पास तीन चीजें ही हैं याद रखने के लिए। अगला, बाकी सारे रिजल्ट सेम चलते हैं, अगले जो हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with given midpoint p x1 y1, कोई याद रखने की अलग से जरूरत नहीं है,
इसका एक फॉर्मूला भी होता है बाकायदा, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत सारी चीजें आने वाली याद रखने के लिए। टी इज इक्वल टू एस वन, सिंपल है ना। बाकी सारे रिजल्ट वही, क्या, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट पी x1 y1 कैसे दिया जाएगा, वही SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है पर कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, ठीक है ना। ये हो गया। इसके अलावा और भी एक और रिजल्ट है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सबको पता है क्या होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। जैसे पेयर ऑफ टेंजेंट किसी आउटर पॉइंट से जिन दो जग पॉइंट पे टेंजेंशियली टच करेगी कर्व को, उन दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड होगी, उसको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रॉम पॉइंट पी x1 y1, ऑब्वियसली ये आउटर पॉइंट ही होगा। कैसे दिया जाता है, वही t इक्वल टू 0, वही रिजल्ट है, अलग से कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगला क्या है आपके पास में, ये हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, SS1 इक्वल टू टी, इसका टी इज इक्वल टू S1 हो गया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, टेंजेंट भी हो गया। यस, और तो कुछ है नहीं, और कुछ है तो आप बताइए, आपको और तो बेस कुछ और नहीं है, नहीं है ना। अगला एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका प्रूफ देख लेते हैं। इफ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इफ नॉर्मल एट पॉइंट पी T1 again hit rectangular hyperbola xy equal to c square at ये c square at point q T2, देन ये रिजल्ट आप याद रख लीजिएगा। यस, T2 T1 का क्यूब इक्वल टू, नहीं, -1, है ना। ऐसे याद रख लो, आपकी इच्छा है, या फिर T1 क्यूब T2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसे याद रख लो, या फिर ये T2 इज इक्वल टू -1 अपॉन T1 क्यूब, ऐसे याद रख लो। आपकी इच्छा, आप कैसे याद रखना चाहते हो, ठीक है, तो अपनी मर्जी पर आप वैसे याद रख लीजिए इसको। यस, लेट्स से वो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी से, यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अरे इसका प्रूफ देख लेते हैं, चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी T1 पर नॉर्मल टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। सबसे पहले तो इसके नॉर्मल की इक्वेशन जो है, जो नॉर्मल लिखवाइए, अभी लिखवाइए मैंने आपको, तो वो नॉर्मल की इक्वेशन जो है, मैंने नॉर्मल की इक्वेशन आपको लिखवा दी है ना। यस, पॉइंट फॉर्म में, यस लिखवा दी है। नॉर्मल की इक्वेशन मैंने लिखवा तो दी है आपको, मगर मैंने उसका जो फाइनल फॉर्म है आई थिंक वो नहीं बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। तो फाइनल फॉर्म जो है वो उसको नोट्स में ये जो है वो लिख लीजिएगा, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट PT1 RHB इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर के लिए क्या होती है, ये होती है आपके पास। मैंने आपको लिखवाई है वो ये लिखवाई है, y माइनस सी टी इक्वल टू टी स्क्वायर, वैसे होती यही है, मगर इसको अगर t की पावर्स में असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना स्टार्ट करें ना, तो उस केस में इसको ऐसे लिखा जाएगा, एक्स टी क्यूब वेरिएबल वाला लेकर के माइनस वाई टी, अरेंज करना है इसको, माइनस सी टी रेस टू द पावर 4। ये पावर तो 4 है पर ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टर्म प्लस सी इक्वल टू 0, ये ऐसे ऐसे भी दिया जाता है, इसी को, इसी की फॉर्म है।
ये मैंने आपको इस फॉर्म में लिखना क्यों बताया, क्योंकि आगे यही फॉर्म काम में भी आएगी। टी रेस टू द पावर 4, इसका मतलब आप समझते हैं क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये कहूँ कि ये नॉर्मल किसी आउटर पॉइंट से जाता है और सेटिस्फाइड करा दूं उसको, तो मेरे पास टी की कितनी वैल्यूज आएंगी? आप अगर उसमें जो 4 डिग्री का इक्वेशन बनेगा, टी की 4 वैल्यूज, इसका मतलब किसी भी आउटर पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं इस वाले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे। ये भी इसका एक मतलब है। चलिए वो अभी आएगा थोड़ी देर में, यहाँ पे जस्ट मैंने इन्फॉर्म करने के लिए आपको बता दिया। तो ये आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन है। इफ, अगर यही, इफ दिस नॉर्मल again hit rectangular hyperbola xy equal to c square at t2, अगर ये t2 पर फिर से हिट करता है, या फिर सॉरी qt2, qt2 अगर ये t फिर से हिट करता है तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। और qt2 बोले तो ये मेरे पास पॉइंट हो क्या जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास c t2 कॉमा c अपॉन t2। तो इसको अगर ये हाइपरबोला को इस पॉइंट पे हिट करता है तो उसका मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा, तो इससे सेटिस्फाइड करा देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास सी t2 t1 1 1, t1 पर लिया जा रहा है 1 1 1, सी t2 t1 क्यूब माइनस सी अपॉन t2 t1 माइनस सी t1 रेस टू द पावर 4 प्लस सी इक्वल टू 0। सी सबका कॉमन लेकर के हटा देते हैं और t2 भी एलसीएम ले लेते हैं, तो t2 स्क्वायर t1 क्यूब माइनस सी, सॉरी सी तो आएगा ही नहीं, t1 माइनस t1 रेस टू द पावर 4 t2 प्लस t2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में t2 होगा, उसको इधर भेज देंगे। ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं फाइनाइट पे लिया जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए आप, मैं इसमें, अब ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है जो t2 में क्वाड्रेटिक है और t2 की ही मुझे वैल्यू भी निकालनी है ना। तो या तो एक तरीका है कि आप यहाँ से t2 में क्वाड्रेटिक उसको सॉल्व कीजिए, एक तो वो तरीका, और एक स्मार्ट वर्क है सीधे रूट निकालने का, है ना। जाहिर सी बात है यहाँ पर दो रूट आएंगे आपके पास, दो रूट में से कोई एक ही होगा, एक को आपको जो है वो अनएक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब अनएक्सेप्टेड रूट रहेगा वो। चलिए तो कोशिश करते हैं इसको कि ये थोड़ा आ जाए थोड़ा रिड्यूसिबल फॉर्म में। देखिए यहाँ पे t2 का स्क्वायर, ये t1 का क्यूब, t1 नाउन है यहाँ पे इसलिए क्वाड्रेटिक आपकी t2 में है, ठीक है ना। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ इसको t1 रेस टू द पावर 4 t2 प्लस t2 माइनस t1। अब एक चीज अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए, मैं यहाँ से t2 और t1 क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, तो मतलब है t1 क्यूब t2, ये मैंने कॉमन लिया, तो जैसे लिया तो ये मेरे पास क्या बचा, t2 माइनस t1 प्लस t2 माइनस t1, ये तो है ही सही, इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आया? अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के, है ना, या फिर रूट्स निकाल के इसके वैसे भी अगर सॉल्व करते, तब भी यही रिजल्ट आता आपका, इक्वल टू 0। अब मैं बोल रहा हूँ कि t1 पर नॉर्मल t2 पर दोबारा हिट करता है, तो जाहिर सी बात है t1 और t2 दो अलग अलग पॉइंट होंगे, तो यहाँ से t1 आपका t2 ये तो 0 हो नहीं सकता, ये तो इक्वल है नहीं, इसका मतलब यही वाला रूट 0 है। तो क्या हो जाएगा, t1 क्यूब t2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यही कंडीशन आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए अभी तक केवल 4 रिजल्ट मैंने बताए आपको याद रखने के लिए, अब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 रिजल्ट मैंने बोला है कि आप ये 4 रिजल्ट याद रख लीजिए, है ना। यस, चेक द नेक्स्ट। ये अगली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बोला था एक और चीज़, ये एक और नोट है, स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये भी याद रखना है आपको। देखिए इफ
triangle has triangle, I wrote the spelling wrong, yes. If triangle has its three vertex at rectangular hyperbola as P, T1, Q, T2 and R, T3, then their orthocenter, important property है, also lies on same rectangular hyperbola and its coordinate are h, क्या हो जाएंगे? इजी है, बिल्कुल याद रखना, सी T1 T2 T3 कॉमा माइनस सी T1 T2 T3। देखिए अगर इस पूरे को मैं एक T1 T2 T3 को कैपिटल T से रिप्लेस कर दूं तो क्या है? कोऑर्डिनेट सी टी कॉमा माइनस सी, सॉरी सी अपॉन टी और सी टी। ये तो कोऑर्डिनेट होते ही थे, बस इतना था कि हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट ये आता था सी अपॉन टी। तो इसको भी याद रखना कोई बहुत बड़ी गलत चीज नहीं है ना। जो वेरिएबल पार्ट है T1 T2 T3 का वो वैसे ही कंबाइन हो रहा है जैसे एक्चुअली कोऑर्डिनेट में होता था ना। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। यस ठीक है, चलिए चलिए प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए इसका डायग्राम बनाते हैं, चलिए। और ये लीजिए, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये ओरिजिन है। देखिए ये कुछ ऐसा आएगा, वो क्या चिकनी सरफेस है ना तो हाथ फिसल जाता है थोड़ा, ये ऐसा कुछ। सिमिलरली इधर देखें तो ये कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। यहाँ पर मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, कोई भी 3 पॉइंट। शिखा में क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, बार बार कितनी बार शिकायत। हाँ लगा दे, इस गेट को लगा दे, बाहर से लगा दे। चाय पी तूने? गेट लगा दे, लॉक लगा दे, लॉक लगा दे, बाहर से लॉक लगा दे। ओहो, आई एम रियली सॉरी, कुछ मैं यहाँ पे पॉज करना भूल गया था। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। कुछ अनवांटेड वॉइस आपके पास आई थिंक चली गई। m इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी थ्री T2, ये है आपके पास। तो ये अगर हम नॉर्मल अगर हम निकालेंगे तो ये नॉर्मल की जो इक्वेशन आएगी, ये नॉर्मल ये वाला, इसके ऊपर अगर हम नॉर्मल निकालेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन अब निकालना आसान है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, ये ई नाम दे देता हूँ मैं इसका, ई पॉइंट का नाम दे दिया मैंने। तो ये पी ई की इक्वेशन कैसे निकलेगी? देखिए ये पॉइंट है आपके पास और इसका नॉर्मल हो गया, तो इक्वेशन ऑफ पी ई जो कि मेरे पास नॉर्मल है, यहाँ से डालो क्योंकि ये तो मेरे पास कॉर्ड का स्लोप तो पता है, मेरे पास इस नॉर्मल का स्लोप भी आ गया। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, y, ये पॉइंट T1 है, y माइनस सी अपॉन T1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन T3 T2 और ये x माइनस सी T1। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, y इक्वल टू सी अपॉन T1
माइनस एक्स अपॉन T3 T2 प्लस C T1 T3 T2, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा और अभी जब इसको इजी करेंगे तो इजी करने के बाद ये जो इक्वेशन हमारे पास आएगी इसका टाइप कुछ ये होगा, T1y चलिए यस। हाँ तो ये जब इसको इसकी इक्वेशन जो आएगी इसको नॉर्मलाइज फॉर्म में अगर लिख देते हैं थोड़ा, इसको ये T1y इधर से T1y माइनस C इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से आई गेस T1 T2 T3 T1 T2 T3 यस, और ये आपके पास माइनस C T1 T2 स्क्वायर और ये T3, ये आएगा शायद से T1y x यस। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है? यस ये गड़बड़ हुई है यहाँ पे, यहाँ ये हम गड़बड़ कर गए एक्चुअली थोड़ा सा। क्या गड़बड़ कर गए? ये मैंने ये जो है नॉर्मल की इक्वेशन है, स्लोप तो इसका था, तो ये मेरे पास जो इधर स्लोप मुझे लिखना चाहिए था ये T3 T2 यस ये होगा। जैसे अब इसको करेंगे तो ये अब मेरे पास सिंपल है, ये T1y माइनस C इक्वल टू T1 T2 T3 x माइनस सी T1 का स्क्वायर, ये T1 इधर से आएगा इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा T2 T3 ये हो जाएगा। इक्वेशन में लिख देता हूँ T1y माइनस C1, ओहो T1y इक्वल टू C x T1 T2 T3 T3 ये मेरे पास आ गया। देखिए इधर ध्यान से, ये मेरे पास मैंने जब यहाँ से निकाला नॉर्मल उसकी इक्वेशन है। सिमिलरली अगर मैं T2 से निकालता तो T1 T2 T3 वो तो नहीं होता, जो बिहेवियर यहाँ पे T1 के साथ हो रहा है वही बिहेवियर T2 के साथ हो जाता है ना। तो मैं अब सिमिलरली लिख करके लिख दूंगा, है ना, पूरा नहीं लिखेंगे अब हम लोग। तो अगर मैं ये दूसरा नॉर्मल निकालता, सपोज ये वाला नॉर्मल अगर मैं इधर से प्रोपोगेट कराता, ये है ना, और इसको अगर मैं नाम दे दूं यहाँ पे, ये E है ये F, तो similarly इक्वेशन ऑफ पी एफ वो मेरे पास क्या हो जाती, वो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा अब सिमिलरली करके T2 y इक्वल टू C प्लस एक्स T1 T2 T3 माइनस C, T1 का स्क्वायर अब T2 का स्क्वायर हो जाता, T2 का स्क्वायर क्योंकि T2 से आ रहा है, अच्छा T3 से, ओके 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 रियली सॉरी, T3 से कोई प्रॉब्लम नहीं, T3 कर देंगे उस जगह पे। T3
सी T1 T2 T3 ऐसे क्या माइनस सी T3 का स्क्वायर T2 T3। ये आपके पास दोनों नॉर्मल आ गए। कौन कौन से? PE और FPF, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकालेंगे। नाउ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस या फिर दीस ऑफ दीस नॉर्मल, जो इन नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही हमारे पास यही आएगा, जो कि ऑर्थो सेंटर है। इस ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, और वो H किससे दिया जाएगा? वो माइनस सी अपॉन, जगह नहीं बची, वही इसी से दिया जाएगा। तो दोबारा लिखना पड़ेगा H इक्वल टू H जो होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका यहाँ तो आ नहीं रहा है। H इक्वल टू माइनस सी T1 T2 T3 कॉमा माइनस सी T1 T2 T3, ये होगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी वही कोनॉर्मल पॉइंट्स की होगी। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सारे ये सब रिजल्ट्स जो है ना, ये याद कर लीजिएगा बेटा आप सब लोग। इफ नॉर्मल, if normals at P x I comma y I for every I, क्या क्या है आपके पास? I को वेरी कराया गया है, I वेरिएबल है आपका। फॉर एवरी I जो है आपका 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट को एक साथ दिखाने का तरीका होता है एक्चुअली मैथमेटिक्स में। इफ नॉर्मल एट P x I y I, मतलब ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट पर अगर नॉर्मल R meets at P अल्फा कॉमा बीटा, अगर अल्फा कॉमा बीटा पर मिलते हैं, अच्छा कहाँ नॉर्मल डालें ये तो बताया नहीं, तो पूरा स्टेटमेंट इफ नॉर्मल एट पी, है ना, P x I कॉमा y I ऑन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर मीन्स एट पी अल्फा कॉमा बीटा, मतलब ये कौन नॉर्मल पॉइंट हो गए? 4 अलग अलग पॉइंट पर नॉर्मल एक ही जगह पे मिलते हैं, तो उसका मतलब यही तो है कि पी से अल्फा कॉमा बीटा से पैरा हाई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे 4 अलग अलग नॉर्मल डाले जा सकते हैं, वही तो बात है। देन अब ये कुछ रिजल्ट हैं, इसको याद रखना थोड़ा आसान है ना, ये कंपैरेटिवली याद रखने आसान, मतलब समीशन ऑफ एक्स आई, बोले तो क्या हो गया? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली समीशन ऑफ y आई, ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई क्या होता है? x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट x4, ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका प्रोडक्ट ऑफ वाई आई। सबसे सिंपल याद जो रिजल्ट है इसी को याद रखना है, मतलब y1 डॉट y2 डॉट y3 डॉट y4 इक्वल टू ये माइनस सी रेस टू द पावर 4। यस, ये सबसे इजी यही रिजल्ट है, याद रखना ये वाला। और इंपॉर्टेंट भी, एक और नॉर्मल पॉइंट पे आपने खुद देखा है हाइपर पैराबोला में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, ये एक रिजल्ट हो गया, ये दूसरा, ये एक रिजल्ट हो गया, एक ये रिजल्ट हो गया, इसके बाद अगला रिजल्ट है। 4 रिजल्ट है टोटल, 4 नहीं सॉरी 5 है, मतलब समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर। क्या मतलब इसका कहने का? कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर का समीशन, है ना। बहुत कंफ्यूज रहते हैं कई बार इनको लेकर के बच्चे, ये x3 का स्क्वायर और ये x4 का स्क्वायर, ये आपका अल्फा स्क्वायर है। देखिए कहीं भी अभी तक
सीरियल चेंज नहीं हुआ। एक्स में समीशन है तो अल्फा है, वाई में समीशन है तो बीटा है। सिमिलरली एक्स में स्क्वायर का समीशन है तो अल्फा स्क्वायर आ गया, और सिमिलरली वाई में समीशन का स्क्वायर करेंगे, मतलब स्क्वायर का समीशन, समीशन का स्क्वायर और स्क्वायर का समीशन अलग अलग चीज है, पता है ये आपको, ये बीटा स्क्वायर होता है। अब ये कैसे आता है, इसका प्रूफ जानना तो देखिए उतना जरूरी नहीं है, फिर भी जो कुछ बच्चे अगर जानना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कैसे, एक रफ आइडिया दे देता हूँ कैसे आए। ये रिजल्ट वैसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें, ज़्यादा बेटर है। कैसे इसका होता है प्रूफ देख लीजिए, थोड़ा मैं बता देता हूँ, है ना। देखिए इफ, पहले हम क्या करते हैं ना, नॉर्मल एट, मैं जनरल लेता हूँ सी अपॉन सी टी कॉमा सी अपॉन टी, इस पर मैं नॉर्मल लेता हूँ। तो इस पर नॉर्मल 4 डिग्री आया था, बता चुके हैं हम आपको। तो क्या नॉर्मल आया था, ए एस जो था वो ये आया था, हाँ, एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी रेज टू द पावर 4 प्लस सी इक्वल टू 0, ये देख दिया, ये टी है ना, इज पासिस थ्रू पी। अच्छा पी यहाँ ले लिया है, इसको क्यों नाम दो भाई, क्योंकि पी उधर भी अल्फा कोमा बीटा ही लिया था, अल्फा कोमा बीटा से पास होता है तो ये अल्फा कोमा बीटा को सेटिस्फाइड करेगा देन। तो क्या हो जाएगा, अल्फा टी रेज टू द पावर 3 माइनस बीटा टी माइनस सी टी रेज टू द पावर 4 प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, मतलब क्वाड्रेटिक है सॉरी, 4 डिग्री पॉलिनोमियल है आपका, तो इसको सी टी रेज टू द पावर 4 माइनस अल्फा टी क्यूब, मैं पॉलिनोमियल के हिसाब से लिख रहा हूँ आपके, है ना, क्योंकि मेरे को अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है और पॉइंट में जहाँ पर ये नॉर्मल है, हाँ, तो माइनस बीटा क्यूब, ठीक है, बीटा टी प्लस का माइनस सी इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं समीशन ऑफ टी जो है ना, अगर इसके रूट, अभी तो रूट भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे, लेट इक्वेशन हैज रूट्स t1 कॉमा t2 कॉमा t3 कॉमा t4। अगर ये t1 t2 t3 t4 अगर इसके रूट है तो इसका मतलब ये p अल्फा कॉमा बीटा से जो चार नॉर्मल डाले जाएंगे वो इन्हीं पॉइंट पे डाले जाएंगे। अब मैं निकालता हूँ सारी चीज़ आपके लिए, तो अब हम सारी चीज़ें देख लेते हैं इसकी क्या क्या चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा इसका समीशन ऑफ t1, समीशन ऑफ t1 मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4, समीशन ऑफ t1 अगर अपन निकालेंगे, एक मिनट हो गया, इक्वेशन तो सही है ना अपनी, इक्वेशन प्लस बीटा टी माइनस, यहाँ ठीक है, समीशन ऑफ t1 जो आपके आएगा वो आएगा अल्फा अपॉन सी, समीशन ऑफ t1 t2 मतलब दो दो के पेयर में, अल्फा अपॉन टी कैसे आएगा, -1, और ये t3 मतलब जो है a1 जो है वो आपका मतलब इससे एक पावर कम ये है आपका अपॉन टी। अब ये कितना होगा, -1 रेज टू द पावर 2 a2 कितना है आपका बीटा का जो कोफिशिएंट है, तो सॉरी टी का जो कोफिशिएंट, अच्छा ये आपका स्क्वायर वाला कोफिशिएंट होता, अगला कोफिशिएंट a2 आपका वही होता, तो वो तो 0 है, तो ये तो 0 हो गया सिंपली, है ना, याद रखने का अच्छा तरीका है। अगर t1 t2 t3 t4 अगर आपके पास है और अगर वो बोल दे क्या ये नॉर्मल पॉइंट है क्या, तो यहाँ से भी चेक कर सकते एक तरीका, ठीक है। अगला समीशन ऑफ 3 का अगर हम ले तो 3 का प्रोडक्ट लें पेयर वाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बीटा अपॉन सी ए नोट, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टी मतलब सबका मल्टीपल, मतलब t1 t2 t3 t4, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस सी अपॉन सी, तो ये -1 हो जाएगा, है ना। देखो कितना अच्छा तरीका, दो दो का मल्टीपल में जो समीशन है वो 0 और चार का प्रोडक्ट है वो -1 है, कांस्टेंट है ये, है ना। ये दो रिजल्ट
जो है इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइपरबोला पैराबोला में देखा था ना आपने कि अगर तीन जो है, अगर किसी आउटर पॉइंट से तीन अलग अलग नॉर्मल डाले जा सकते हैं तो क्या है, तो उनका सम ऑफ ऑर्डिनेट, उन सारे पॉइंट के जो ऑर्डिनेट का जो सम था वो जीरो आ रहा था। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या जीरो है, उनका सम ऑफ उनका उनका जो पैरामीटर का जो दो दो के बीच में मल्टीपल हम लेते हैं, उनका जो पैरामीटर है उनका दो दो के बीच का प्रोडक्ट वाइज अगर सम लेते हैं तो वो आपका जीरो आ रहा है यहाँ पे, और उन तीनों का प्रोडक्ट, चारों का प्रोडक्ट आपका -1 आ रहा है ना। अब देखिए समीशन ऑफ एक्स आपका कितना हो जाएगा, एक्स आई, ये आपका होगा क्या वैसे, सी T1 प्लस सी T2 प्लस सी T3 प्लस सी T4, यही होगा। तो ये सी समीशन ऑफ T1 ही तो है ये, तो समीशन ऑफ T1 यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ आपकी, तो जैसे ही आप वैल्यू रखेंगे देखिए अल्फा आ गया। इसी तरीके से समीशन ऑफ वाई इनिशियल, ये आपके पास कितना हो जाता था, ये आपके पास हो जाता था हाँ सी समीशन ऑफ 1/T1, यही तो होता था, यही तो आता था। और देखिए इसको अगर आप करेंगे तो सी मतलब C/T1 प्लस C/T2, तो यही तो हो गया 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4, यही तो हो गया। और इसकी वैल्यू तो नहीं पता है, मगर इसकी देखिए वैल्यू आपको पता है, T1 T2 T3, T3 प्लस T3 T2 T4 प्लस T1 T2 T4, तीन तीन का सम आ जाएगा, एक तो नीचे अवेलेबल है, प्लस T2 T3 T4, और अपॉन में सबका प्रोडक्ट आ जाएगा T1 T2 और ये T3 और ये T4, और ये दोनों पॉइंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की दोनों चीजें दोनों हैं आपके पास में, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, सी तीन तीन का पेयर वाइज सम, ये माइनस बीटा अपॉन सी, और ये तो -1 है ही सही, तो देखिए ये भी बीटा आ गया आपके पास में, आ गया समीशन ऑफ वाई इनिशियल मतलब वाई आई, ये आपके पास बीटा आ गया, ये आ गया आपके पास में। अगला 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 देख लीजिए, अगला ये हो गया, हाँ अगला देख लेते हैं आप। अगला जो था आई थिंक प्रोडक्ट था, यस, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, तो ये हमारे पास कितना हो जाता, CT1 डॉट CT2 डॉट CT3 डॉट सी, तो सी तो सबका कॉमन 4, प्रोडक्ट ऑफ टी आई हो गया ये कितना है -1, तो ये देखिए -C की पावर 4 आ गया। इसी तरीके से आपका अगर ये प्रोडक्ट ऑफ वाई आई देखेंगे तो ये भी C की पावर 4, और ये 1 अपॉन ये 1/T1 डॉट T2 डॉट T3 डॉट T4, ये भी वही आ जाएगा आपके पास -C4, तो ये भी रिजल्ट प्रूव हो गया आपका। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ये अब थोड़ी सी दिक्कत होगी, समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर ये आएगा क्या वैसे, C1 का C1 स्क्वायर T1 का स्क्वायर है ना, प्लस C स्क्वायर T2 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर T3 का स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और ये T4 का स्क्वायर, तो पहले तो C4 निकालिए, ये समीशन ऑफ टी स्क्वायर है आपके पास में। तो समीशन ऑफ टी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करें भाई, समीशन ऑफ टी स्क्वायर निकालने के लिए देखिए कैसे कैसे करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अगर हम x1 सॉरी ये एल्जेब्रिक ट्रिक है, ये x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस y का स्क्वायर -2xy, ये कर देते हैं हम। इसी तरीके से क्यों कर देते हैं वैसे, क्योंकि x प्लस वाई का स्क्वायर जो होता है ना, इसमें इन दोनों का स्क्वायर भी आता है, और 2 के साथ में इन दोनों का प्रोडक्ट भी आ जाता है। यही सिमिट्री दो में पावर 2 है ना, अंदर कितने भी वेरिएबल हो सबके साथ होती है। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, इसका आप स्क्वायर कर रहे हो तो इन तीनों का स्क्वायर भी आएगा, सबके साथ होती है ये, और इन तीनों का पेयर वाइज दो दो के पेयर में सम भी आएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो जाता है। अगर ये चार हो जाए, ये चार हो जाए, ये टी, तो क्या होगा, इन तीनों का सम भी आएगा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर भी आएगा, और टू के साथ में इनका पेयर वाइज सम जो भी आएगा
मैं एक्स जेड से लिख देता हूँ ये। तो कभी भी अगर इस ट्रिक से अगर चाहे 8 हो ना तो 8 में भी यही होगा, 1000 है तो हजारों में भी यही होगा, है ना। ये आपकी एक एल्जेब्रिक ट्रिक है चीजों को लिखने की, याद रखिएगा। आगे जब हम एल्जेब्रा पढ़ेंगे, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें काम आता है ये। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इस तरीके से, तो फिर मैं वो जो, तो आप जानते हैं कि अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी अप टू दी, अगर ये n टर्म्स है मेरे पास अंदर, इसका स्क्वायर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ अगर ये n टर्म्स है, तो समीशन ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2 समीशन ऑफ ए बी, ऐसे लिख सकता हूँ इसको। यही तो हुआ मतलब। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं समीशन ऑफ 2ab, इसको जो है इसको मैं समीशन ऑफ a का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ a स्क्वायर, ये है सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये याद रखना बेटा, IIT JEE में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर घुमा घुमा के। कितना इंपॉर्टेंट है आपको अभी पता पड़ जाएगा, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी बहुत जगह यूज में आएगा ये, जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे बहुत जगह यूज में आएगा। ये रिजल्ट याद रखिएगा, अच्छे से लिख देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ ताकि कॉपी कर लेना आप कहीं ना कहीं इसको, है ना, ऐसी जगह या थोड़ा नज़र में रही आपकी। मतलब समीशन ऑफ ए का स्क्वायर, अब ये कितने भी हो सकते हैं अंदर, इक्वल टू क्या होगा, ये होगा आपका समीशन ऑफ ए के स्क्वायर का, मतलब अगर ये a प्लस बी प्लस सी है तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरीके से, प्लस 2 समीशन ऑफ a1 a2, और ये आई लिख देते हैं यहाँ पे, और आई लिख देते हैं फॉर एवरी, है ना। यहाँ पर इसके लिए डिक्लेयर कर दीजिए फॉर एवरी आई जो है आपका 1, 2, 3 अप टू दी जितने भी हो, सबके लिए ये चीज लागू हो जाती है। तो इसको लिख लेना कहीं पे अच्छी जगह पे ना, है ना। अभी लगे हाथ तो बता दिया, आगे बहुत यूज आएगा ये। तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी का स्क्वायर समीशन ऑफ, ये टी का स्क्वायर पूछा है ना, तो इसको मैं समीशन ऑफ, ओहो, तो समीशन ऑफ T1 का, अच्छे से लिखना पड़ेगा, सी का स्क्वायर समीशन ऑफ T1 इसका स्क्वायर माइनस 2 समीशन ऑफ T1 T2, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और ये दोनों ही आपको पता है, सी स्क्वायर, ये दोनों ही आपको पता है। और ये कितने कितने हैं आपके पास में, समीशन ऑफ T1 का स्क्वायर आई थिंक अल्फा अपॉन सी था, तो ये अल्फा अपॉन सी का स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ T2, ये तो जीरो था, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर, आ गया समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, आ गया अल्फा स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं समीशन ऑफ वाई आई का स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, सी का स्क्वायर समीशन ऑफ 1/T1 का स्क्वायर। यस, तो इसको अगेन वैसे ही लिखेंगे दोबारा से, सी का स्क्वायर समीशन ऑफ, इसको समीशन से अच्छा होगा क्योंकि समीशन में भी फंस जाओगे आप, इसमें करना होगा वो समीशन ही रहा है, मगर अभी इसमें फंस जाओगे, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4, इसका स्क्वायर वही कर रहे हैं एक्चुअली, माइनस 2 1/T1 T2 प्लस 1/T2 T3 प्लस 1/T3 T4, कितने आएंगे और 4 है ना, तो 4C2, 4 में से देता हूँ 4C2 फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 3 आएंगे, 6 आएंगे, 6 आएंगे टोटल जितने भी हैं, T1 T2 T2 T3 T3 T4 प्लस 1/T2 T1 T2 हो गया, T2 T4 प्लस 1/T3 T1 प्लस 1/T4 T1। आई थिंक हो गए, 1 2 3 4 5, यस हो गए। तो ये सी स्क्वायर ये हो गया आपके पास। अब देखो, अब लिख दूंगा मैं समीशन ऑफ T1 T2 T3, ये हो गया, और ये बीच में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ T1, मतलब सबका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसका इसका स्क्वायर हो रहा है माइनस, ये देखिए आपका क्या हुआ 2, ये आपका क्या हुआ, आपका ये भी आपका भाई समीशन ऑफ T1 T2
अपॉन T1 ये हो रहा है। ये C स्क्वायर, ये C स्क्वायर ये इक्वल टू आई थिंक, एक मिनट, यस, तो ये तो 0 हो गया। T1 T2 आ रहा समीशन तो गया। T1 T2 T3 इसका जो समीशन था वो हमारे पास आया था माइनस बीटा अपॉन सी। तो ये माइनस बीटा अपॉन सी इसका माइनस बीटा अपॉन सी इसका स्क्वायर, और ये अपॉन -1 और ये अपॉन -1। क्या आ रहा है ये, आई एम सॉरी, ये हो रहा है आपके पास में इसका समीशन, ये कितना हो जाएगा माइनस बीटा अपॉन सी अपॉन -1 और इस पूरे का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास बीटा स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये है आपका प्रूफ जो जानना चाहते हैं। मगर अगर अल्फा बीटा से पास होता है तो सिंपल आपको याद रखना है, समीशन ऑफ एक्स आई मतलब उन चारों कोनॉर्मल पॉइंट के एप्सिकास का जो सम होगा वो अल्फा होगा। समीशन ऑफ वाई आई ऑर्डिनेट का सम होगा वो बीटा होगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वाई आई, ये आपका माइनस सी की पावर 4 होगा, और ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ये जो सी आ रहा है ना उसी की पावर 4 होगा। और इसी तरीके से आपका समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, ये आपका अल्फा स्क्वायर, समीशन ऑफ वाई आई का स्क्वायर, ये आपका बीटा स्क्वायर। देखिए पूरा का पूरा आपका ये जो स्पेशल टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था पूरा खत्म हो गया, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद नहीं रख सकते हो आप। केवल इस जो भी आधा पौन घंटे का लेक्चर हुआ है 5 रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है ना। और आईडीजेई पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लीज लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, बाकी मैं आपसे बात करता हूँ। प्रॉब्लम हुई तो प्लीज बताइएगा।